डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो अब हेडिंग लिखो, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम तथा मूल आवर्त सारणी। कौन सी हेडिंग? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम हेडिंग है। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम तथा मूल आवर्त सारणी। पंखा बंद कर दो तो। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, देख रहे हो फोटो खींच रहा है। फोटो खींचने के चक्कर में पंखा जला देगा तब। फोटो फ्री में खींच रहा है, जलेगा 400 रुपये हमारा खर्चा होगा। इससे बढ़िया बिना पंखा करा लें। इसकी इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मेंडलीव, मेंडलीव की स्पेलिंग MENDELEEFS, मेंडलीव हो गया। ओरिजिनल ORIG के बाद INAL, पीरियोडिक PERIDIOC, सही लिखे PERIODIC, पीरियोडिक लॉ एंड ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मतलब यहाँ हमको ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ पढ़ना है और ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? वो देंगे अभी, तुमको देख रहे हो बार बार फोटो खींच रहा, भी जल जाएगा। जाने रहा तुम्हारी 2 फीस एक्स्ट्रा लेंगे तो तुम्हारी फीस अप्रैल चढ़ाएंगे। 350 रुपया लगा तो हो गया जी। अब तक 2 पीरियोडिक लॉ आ चुके हैं, एक ओरिजिनल एक मॉडर्न, अर्थात एक मूल और एक आधुनिक। मूल आवर्त नियम मेंडलीव ने ही दिया था और आधुनिक आवर्त नियम जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं मोजले ने दिया था। ठीक है, ये आवर्त नियम परमाणु भार को मानता है और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक को मानता है। तो इसीलिए मूल आवर्त सारणी परमाणु भारों पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर आधारित। ठीक है, ये याद रखते रहना।
तो इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। सन 1869 या 71 लिखो, 69 मत लिखो, 69 डैश देखिए 71 लिखो, दोनों हो जाएगा। कहीं कहीं 69 दिया, कहीं कहीं 71 दिया है। हो सकता है 69 से खोजना शुरू किए हो 71 में पाए हो क्या? 1969 डैश 71 18 से बोले क्या? हाँ सही बात, 1971 में कहाँ खोजेंगे। दग जाने तो 10 रुपये दगेगा, कम से कम पता चलेगा फोटो खींच रहे नहीं। क्या लिखे? 1869 से 71 के बीच में रूसी वैज्ञानिक रूस वाले इन सब में आगे रहते हैं कोई काम पहले करने के लिए। अभी देखो दवाई लाने कितनी जल्दी से बेचारा बिना परीक्षण किए ले आ दिया। वो अपनी बेटी को बता नहीं रहा कौन सी बेटी को लगवाया, उसकी 2 बेटियां। उससे पूछा गया तीसरे चरण का ट्रायल किए हो? कहा भी नहीं किए, हमारे तीसरे चरण का ट्रायल का एरिया बड़ा है, 20 देशों में करेंगे। और भी जानते हो कितना करेगा? 100 करोड़ लोगों पे, अर्थात 1 अरब लोगों पे करेगा तीसरे चरण का ट्रायल। पता चला 1 अरब लोग को डोज दे दिए, और जो कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश कराया जाएगा वो जीवित हो गया तो 1 अरब लोग अचानक पीड़ित हो जाएंगे, समझ गए? वैसे भी WHO का कहना है कि अक्टूबर आते आते दुनिया की 80% आबादी इससे ग्रसित हो जाएगी, बचेंगे खाली 20% लोग। मतलब इस दुनिया में अभी अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोग को 5 भाग में बांट दो, मान के चलो मुश्किल से 1.5 या 2 अरब लोग सही बचेंगे, बाकी के लोग इससे पीड़ित होंगे। देखो इसमें भारत में मामला खत्म नहीं हुआ, पर डे 70,000 मामले आ रहे हैं। मतलब अगर 2 दिन का अनुपात देखा जाए तो 1,30,000, एक महीने का अनुपात अगर देखा जाए तो लगभग 20 लाख लोग, समझ गए? और अभी वैक्सीन आने की कोई संभावना नहीं है। वैक्सीन कहीं जाके जनवरी 2021 में मिनिमम समय रखा गया है कि नहीं, समझ में आया? मिनिमम टाइम। अगर कहीं जाके वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में फेल हुई तो उसका फिर 1 साल तक इंतजार करेंगे सब लोग। काम यही रहेगा, जिसको शुरू में पकड़ लिया गया उसकी दवा हो जाएगी, बच जाएगा, जिसको शुरू में नहीं पकड़ा गया वो मर जाएगा। और गांव में यही प्रॉब्लम होगी, गांव में ना कोई जांच करवाएगा ना कोई जानेगा। जब लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, जब सांस फूलने लगेगा, जाएंगे आईसीयू में 2-4 दिन भर्ती रहेंगे। इतना पैसा तो है नहीं कि 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तुम्हारे घर वाले लगा के तुमको बचाने जाएंगे। डॉक्टर छोड़ देगा, 4 दिन में मर गए, उसके बाद फेंक दिया, कोई अता पता नहीं। घर वाले लाश छूने को भी नहीं पाएंगे, पैक में रखेंगे, कहाँ फेंके ले जाके पता नहीं। अभी बेंगलुरु से खबर आई थी, वहां पे एक कबर खोदी गई थी, उस कबर में 10 लाश फेंक के गाड़ दिए, समझ गए? मतलब इसे उठा रहे थे ले जाके, यहाँ से गड्ढा वहां था, गड्ढे के पास में नहीं, जैसे फेंका जाता है ना बोरा वाला, वैसे घुमा रहे थे, फेंक दे रहे थे उसी में। तो कोई इज्जत उज्जत नहीं मिलने वाली है, दाह संस्कार भी नहीं होगा, याद रखे रहना। इसीलिए अपने हिसाब से सेफ रहने की जरूरत है। चलो लिखो, कहाँ तक लिखे जी? कहाँ तक हो गया? रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को, उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों के, लिखना के, गुणों का अध्ययन किया, गुणों का अध्ययन किया तथा बताया कि हो गया
तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक हैं। उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। अतः राजू का खिताब ले यूनिक, अद्वितीय। कहने का मतलब परमाणु भार बदलेगा तो उनके गुण में भी बदलाव होगा। एक परमाणु भार वाला यूनिक गुण प्रदर्शित करेगा, अर्थात अद्वितीय गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के अंदर कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी जरूर होगी, अर्थात हमारी कोई अद्वितीय पहचान अवश्य होगी जिससे हम लोग पहचाने जाते हैं। अभी आधार कार्ड बनता है जब तुम्हारा, तो उसमें आंख का ये लिया जाता है ना, रेटिना का रेसेशन लिया जाता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि वो हमारा सबका यूनिक होता है, उससे हम लोग की पहचान की जा सकती है, भले ही हम लोग अपना आधार कार्ड बदल लेंगे। अभी नियम ये लगने वाला है कि कहीं भी तुम्हारी पहचान इसी आई कांटेक्ट से की जाएगी। तुम भले ही अपना अंगूठे का कभी कभी डीएनए सैंपल भी बदल लेते हैं। अभी जानते हो क्या होगा, हम अंगूठा लगा रहे हैं ना यहाँ पे, अभी हम क्या करें, एक तो लेयर आता है, या फेविक्विक की लेयर देखे हो नहीं देखे हो? फेविक्विक की लेयर अगर हम तुम्हारे हाथ पे लगा के उसको उखाड़ दें और ले जाके जो मशीन होती है उस पर रख के अपना अंगूठा रख दें, हमने तुम्हारा दिखाएगा, जितना पैसा चाहे आराम से निकाल सकते हैं, बस केवल तुम्हारी ओटीपी पता चल जाए, तुम्हारा कार्ड नंबर पता चल जाए, बस तुम्हारा खाता पूरा साफ कर देंगे। समझ गए? याद रखे रहना। तो ये भी बदला जा सकता है, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं बदला जा सकता है। तो इससे फायदा ये होगा, आधार कार्ड बनवाने का फायदा ये है कि जब तुम्हारी पहचान संदिग्ध दिखती है, तुम्हारे सामने वही आई कांटेक्ट जैसे ही रखा जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम्हारी असली पहचान आ जाएगी कि है क्या। समझ गए? तो इस तरह से असली पहचान का पता कर सकते हैं, अर्थात वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, अद्वितीय पहचान है हमारी, उसको किसी दूसरे से मिलान नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारा डीएनए भी यूनिक होता है। हमारा थंबनेल किसी और के थंबनेल से क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे थंबनेल का डीएनए किसी दूसरे के थंबनेल के डीएनए से अलग है। समझ में आया कि नहीं है? जब यही ऊपरी परत को हम हटा देते हैं, मतलब इसी ऊपरी परत का सांचा अगर हम बना लिए तो इसी तरह का वहां पे उस पे बन जाता है ना। अभी देखो, जब फिंगरप्रिंट निकाला जाता है फोरेंसिक लैब में तो कैसे निकालते हैं? फिंगरप्रिंट पे निकालने के, जैसे मान लो इस सतह से उनको ये निकालना है फिंगरप्रिंट, तो पहले उस पे एक स्प्रे का छिड़काव करते हैं जिससे दिख जाता है कि यहाँ पे उंगली के धब्बे हैं, और उसके बाद एक प्लास्टिक चिपकाते हैं उस पे। उस प्लास्टिक को आराम से उखाड़ते हैं, वो जो थंबनेल होता है उस पे चिपक जाएगा, और उसको ले जाके रख देंगे स्क्रीन पे, अपना अंगूठा लगा देंगे, तुरंत वो पकड़ लेगा जिसका असली वाला रहेगा। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, इनका अंगूठा नहीं दिखाएगा, जिसका नीचे लगा हुआ है उसका दिखाएगा। तो लिखो आगे। तो ये सारी चीजें अद्वितीय हैं, मतलब इन्होंने भी ऐसे पता किया कि अगर एक तत्व है तो उसका परमाणु भार कुछ ना कुछ है, तो उसका गुण भी अद्वितीय होगा, अर्थात उसका गुण दूसरे परमाणु भार वाले गुण से एकदम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। उन्होंने कहा था कि परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक होंगे, अर्थात परमाणु भार अलग होगा तो गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो लिखो, ऐसा इन्होंने मेंडलीफ ने बताया था। क्या लिखे? अतः इसी आधार पर, काली पेन से लिखना, अतः इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपना मूल आवर्त नियम दिया। इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपना मूल आवर्त नियम दिया। मेंडलीफ ने अपना मूल आवर्त नियम दिया। मूल आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये पूछा जा सकता है, मूल आवर्त नियम
इसे संभवतः इस साल सिलेबस से हटा दिया क्योंकि वर्गीकरण की आवश्यकता के बाद तुरंत आधुनिक आवर्त सारणी आ गई है। तो लिखो, कहां तक लिखे? जिसके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती, यही लिखना था, आवर्त नियम जैसे है वैसे आवर्ती लिखना है, तब बड़ी का मतलब तक चुटकी वाला न लगाना है। आवर्ती फलन होते हैं, हो गया ना? कहते हैं होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। अब इसका अर्थ क्या है? आवर्ती फलन का अर्थ, आवर्त का अर्थ क्या होता है या आवर्तिता का अर्थ क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद प्रारंभ से पुनरावृत्ति या प्रारंभ से शुरुआत या प्रारंभ की तरह शुरुआत, समझ गए? एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित दूरी के बाद प्रारंभ की तरह शुरुआत। हर चीजों में हम लोग आवर्त पढ़ते हैं, आवर्तिता पढ़ते हैं। जैसे तुमने देखा होगा घड़ी, बड़ी वाली घड़ी देखो जिसमें पेंडुलम नीचे हिलता रहता है, उसको कहते हैं पेंडुलम आवर्ती गति कर रहा है या कहते हैं दोलन गति कर रहा है। आवर्ती गति, उसकी गति कैसे हुई? पेंडुलम बीच में लटका हुआ है ना, यहां से जाता है इधर तक, फिर यहां से जाता है इधर, फिर यहां से आता है यहां तक आ गया ना, एक हो गया उसका। फिर देखो यहां से आगे जाएगा तो एकदम इसकी तरह जा रहा है ना, अब इसकी तरह जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर यहाँ आएगा, देख रहे हो? तो इसमें यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके इधर वाले यहां तक कोई अंतर है क्या दोनों में? अरे ये बनाया, गलत बनाया, वो अंतर नहीं है कुछ, देख के गलत चित्र का अंतर है। दोनों एक ही तरह से है ना, मतलब किस आकार के? अगर इसको देखा जाए तो ये इस आकार में चक्कर लगाया यश के आकार में, ऐसे ये भी इस यश के आकार में चक्कर लगाया, मतलब बार बार वो किस आकार में चक्कर लगा रहा है? ऐसा आकार में चक्कर लगा रहा है। अरे आता नहीं, वो दिख रहा है ना हमको ऐसे, इसी आकार क्या उसी में ऐसे जा रहा है। अरे थोड़ा सा अंतर दिखाना है, 3D थोड़ी ना हमारा बोर्ड की तुमको 3D में दिखा है, घुमा के उसको कैसे घूम रहा है। अभी पूरा घुमा के दिखाते ऐसे गया, फिर इधर जाएगा, इस तरह से, मतलब गया तो एक चक्कर इधर घूम के जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हमको थोड़ा सा अंतर दिखाना था, इसलिए लाइन को हमने थोड़ा नीचे किया है, तो दिखेगा तो इसी आकार का दिखेगा ना। ऐसे ही तरंगों के बारे में तुमने देखा होगा, तरंगे ऐसे ऐसे चलती है ना। तुम अगर इसमें बीच में एक सीधी लाइन खींच दो तो यहां से चले, यहां से यहां तक आया, फिर देखो यहां से जब आगे बढ़ रहा है तो एकदम इसी की तरह बढ़ रहा है। अगर हम इसको अलग कर दे दोनों को तो ये जितना आ रहा है ये फिर उतना ही आएगा, देख रहे हो? तो ये भी आवर्त है, मतलब तरंगे भी कैसी गति करती हैं? आवर्ती गति करती हैं। तो आवर्ती कोई नई चीज नहीं है कि मतलब केवल आवर्त सारणी के लिए ही प्रयोग हुआ। आवर्त किसी चीज के लिए भी प्रयोग हो सकता है जिसमें एक निश्चित समय या निश्चित अंतराल के बाद प्रारंभ की पुनरावृत्ति हो रही है या प्रारंभ के जैसी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है? वैसे देखो यहाँ पे तरंग यहाँ से चली तो पहुंच तो यहाँ गई थी ना, लेकिन इसकी शुरुआत फिर पहले के जैसी हो गई है, दिखाई दे रहा है? ये चीज को याद रखना है। अगर इसको हम एक को मिटा दें तो क्या तरंग की आकृति में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। एक और मिटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर वहीं से शुरुआत हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो लिख सकते हो इसमें। वैसे ही इनमें हुआ कि जब इनको एक क्रम में रखे तो एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई? अर्थात प्रारंभ से फिर पुनरावृत्ति शुरू हो गई। जैसे हमने अभी पढ़ा था न्यूलैंड के अष्टक नियम में, जब रखना शुरू किए थे तो लिथियम के गुण जाके किससे मिलने लगे थे? सोडियम से मिलने लगे थे। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद फिर प्रारंभ की पुनरावृत्ति हो गई थी कि नहीं हो गई थी? बेरिलियम का मैग्नीशियम से मिल रहा था। गोला हमने बनाया जो लिखवाया, उसमें ध्यान दे सकते हो। बात करके हंसने की जरूरत नहीं, इधर बता रहे, इधर ध्यान दो, नहीं तो अभी तुम लोग को अलग अलग कर देंगे हम।
तो उनमें क्या हुआ, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई, तो ये हमारा तत्वों का आवर्ती फलन हो गया, आवर्ती गुण हो गया हुआ। तो मेंडलीफ ने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सोचने वाली बात है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कुछ समय के बाद फिर पुनरावृत्ति होगी, कुछ समय के बाद फिर पुनरावृत्ति होगी। किसकी होगी, भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होगी। क्यों, क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुण आवर्ती फलन है ना, याद रखे रहना, भौतिक और रासायनिक गुण आवर्ती फलन है, न कि परमाणु भार आवर्ती फलन है। ठीक है, तो अर्थात इसका अर्थ लिखते हैं, क्या हुआ, ये तो इन्होंने बस इतना बता दिया। कुछ चीजें हम छोटे में लिख देते हैं लेकिन उसकी व्याख्या काफी बड़ी होती है। जैसे तुमने हिंदी में सूक्ति पढ़ा होगा, सूक्तियां होती तो एक लाइन की हैं लेकिन उसकी व्याख्या कम से कम एक पैराग्राफ या 8 या 10 लाइन की होती है। मतलब इन्होंने कहने को छोटे में समाहित कर दिया। अब इसका अर्थ क्या है ये हमको लिखना है, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। अगर तुमसे आवर्त नियम पूछा गया तो मुख्य तो इतना ही लिखना है, लेकिन अगर तुम पूरा समझाना चाहते हो, नंबर पूरा पाना चाहते हो, तो अर्थात जो आगे लिखवाने जा रहे हैं उसको भी लिखना पड़ेगा। तो लिखो अर्थात, नीली पेन से लिखना, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, बढ़ते क्रम में रखा जाए, हो गया ना, बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। हो गया, ये चीज को याद रखना है, समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। कब होगी, जब इनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए। इसी में बाद में मोजले ने सुधार किया था कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में। तो अभी जब आवर्त नियम पढ़ेंगे तो बस भार की जगह क्रमांक लिख देना है, आधुनिक आवर्त नियम हो जाएगा। तो दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद करो, दूसरा तो अपने आप बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो लिखो आगे। अब देखो, आवर्त नियम उन्होंने दे दिया अपना, कहा कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। अब उन्होंने दिमाग लगाया, क्या किया, जितने तत्व ज्ञात थे उस समय तक उनका परमाणु भार ज्ञात कर लिया। 63 तत्व ज्ञात थे, उनका परमाणु भार उन्होंने ज्ञात किया और उनको भारों के बढ़ते क्रम में रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब परमाणु भारों के जब बढ़ते क्रम में उन्होंने रखना शुरू किया तो पहले तो नहीं पता था ना किसके गुण किससे मिल रहे हैं, पहले तो केवल भार मापा था ना उन्होंने। अब जब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में उन्होंने रखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान तो खोजा नहीं गया था, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो उन्होंने क्या किया, मान लो इतना लिख लिया, पहले इनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में हो गया, और गुणों का अध्ययन करना शुरू किया, या कुछ के गुणों का अध्ययन तो पहले ही किया जा चुका था ना, तो इनके गुणों को देखना शुरू किया। तो क्या पाए कि लिथियम अलग गुण का था, बेरिलियम अलग गुण का था, बोरान भी अलग गुण का था, कार्बन भी अलग गुण का था, नाइट्रोजन भी अलग गुण का था, ऑक्सीजन भी अलग गुण का था, फ्लोरीन भी अलग गुण का था। मतलब अब तक पुनरावृत्ति शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जब पहुंचे सोडियम पे तब उन्होंने देखा कि सोडियम का गुण किसकी तरह मिल गया, लिथियम की तरह। तो कभी कभी अपवाद भी तो हो सकता है, तो वहीं पे नहीं रुके और आगे बढ़े। तब उन्होंने क्या देखा, जैसे लिथियम का सोडियम से मिल रहा है वैसे ही मैग्नीशियम का किससे मिलने लगा,
बेरिलियम से, एल्यूमिनियम का किससे मिलने लगा, बोरान से, आगे सिलिकॉन का कार्बन से मिलने लगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से मिलने लगा, सल्फर का ऑक्सीजन से मिलने लगा, क्लोरीन का फ्लोरीन से मिलने लगा। तब वो समझ गए कि पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है, अर्थात कितने के बाद, 7 के बाद 8वें से पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है। इसी आधार पर उन्होंने अपनी सारणी बना दी, समझ गए। और अब बीच में उनको डी ब्लॉक भी रखना था, तो कुछ खाने बढ़ ही गए थे, नहीं तो अगर इस तरह से देखें तो एक खाना 2, 3, 4, 5, 6, 7 होना चाहिए ना, बीच में कुछ बढ़ा भी था क्योंकि कुछ डी ब्लॉक वाले तत्व भी थे, उनके गुण इनसे अलग थे, तो उनको अलग जगह पे रखना था ना, उनके लिए अलग खाने बने थे। तो अब देखते हैं इनकी आवर्त सारणी बनी कैसे, खाना इन्होंने कितना कितना रखा था अपनी आवर्त सारणी में। तो क्या लिखे, पुनरावृत्ति होती है। अब नीचे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। अतः मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम को आधार बनाकर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम को आधार बनाकर मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम को आधार बनाकर उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को, उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को क्या हो गया, सही हो गया, सब लोग पहले तुक्के शुरू करते हैं। चलो लिखो, क्या लिखे, उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को एक क्रमबद्ध सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, एक क्रमबद्ध सारणी के रूप में व्यवस्थित किया। एक क्रमबद्ध सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। हो गया ना। तो इस प्रकार से इनकी मूल आवर्त सारणी का निर्माण हो गया। अब इसकी मूल आवर्त सारणी में क्या क्या था, इसको हम पढ़ते हैं। तो नीचे हेडिंग लिखो, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख तथ्य। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख तथ्य। हो गया। तो ऐसे पूछा जा सकता है, तथ्य कोष्ठक में लिख देना लक्षण। हो गया ना। तो अब लिखो, पहला नंबर, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। परमाणु भारों के
बढ़ते क्रम पर आधारित है। हो गया ना? आगे लिखना। दूसरा नंबर, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ये कोई लेक्चर लगेगा। कहां तक लिखे जी? सात क्षैतिज पंक्तियां ना, जिन्हें आवर्त कहते हैं, सात क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। हो गया? बंद कर। प्रत्येक नए आवर्त की शुरुआत से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति शुरू होती है। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति शुरू होती है। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति शुरू होती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। हो गया? तो कहने का मतलब इनकी सारणी में 7 आवर्त थे, अर्थात 7 बार गुणों की पुनरावृत्ति शुरू होगी। तो एक लाइन का अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो कितने तत्व उसमें आ जाएंगे? 7 तत्व आ जाएंगे ना? तो आगे लिखो। अगला पॉइंट, इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। लंबवत रेखा कैसे होती है? कोई रेखा अगर हमारी इस प्रकार से है तो उसकी लंबवत रेखा से ऊपर नीचे होती है, नहीं होती है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चर्चा करने का मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है? जैसे कहते हैं एक खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो क्या ऐसे खड़ा रहता है? अरे नीचे से ऊपर खड़ा रहता है ना, वो ऊर्ध्वाधर है। देखो क्या हुआ? कुछ बीच में था, उसमें कुछ डी ब्लॉक वाले भी थे, जैसे कॉपर हो गए, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब भी तो थे। उनको भी तो रखना था कहीं ना कहीं। तो लिखो, क्या लिखे? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। हो गया? जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। एक समूह में आने
आने वाले तत्वों के एक समूह में आने वाले तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। एक समूह में आने वाले तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। हो गया ना? आगे लिखना, काली पेन से लिखना। गुणों को समान रखने के लिए, गुणों को समान रखने के लिए मेंडलीफ को अपनी आवर्त सारणी में, गुणों को समान रखने के लिए मेंडलीफ को अपनी आवर्त सारणी में कहीं कहीं खाली स्थान भी छोड़ने पड़े। कहीं कहीं खाली स्थान भी छोड़ने पड़े, या छोड़ना पड़ा, क्या लिखेंगे इसको? छोड़ना पड़ा लिख देना, खाली स्थान भी छोड़ना पड़ा। अब देखो हुआ क्या, जब तत्वों को क्रम से व्यवस्थित कर रहे थे तो शुरुआत में तो लगभग सबका मिल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मान लो यहाँ पे एक तत्व आया, इसका गुण तो इसके बाद मिल रहा था, लेकिन इसके आगे का जो परमाणु भार वाला तत्व था उसका गुण इस वाले से नहीं मिलके इससे मिल रहा था। तब उन्होंने कहा कि इसके आगे के जो परमाणु भार वाला तत्व है वो यहाँ पे रखा जाएगा, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया और कहा कि एक ऐसा तत्व की खोज होगी बाद में जिसका परमाणु भार इन दोनों के बीच में होगा। अर्थात उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, और बाद में ऐसा खोजा भी गया, बाद में खोजा भी गया। बाद वालों को खोजने के लिए आसानी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने बता दिया ना कि एक ऐसा तत्व खोजा जाएगा जो इसके बीच में होगा और उसके गुण इसके जैसे होंगे। उन्होंने क्या किया, उसके जैसे गुणों की खोज करना प्रारंभ कर दिया और पा गए उसके बीच में, तो नए तत्वों की खोज भी हो गई ऐसे। ठीक है, ये याद रखे रहना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे लिखते हैं, क्या लिखे? छोड़ना पड़ा। चलो बस हो गया, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे इसमें।